गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे फीसर के बारे में। फीसर क्या होता है ना। फीसर मीन्स होता है दरार, हर जगह होता है, लेकिन आज हम जानेंगे बस एनल फीसर के बारे में, यानी कि हमारा गुदा द्वार में अगर दरार पड़ती है वो कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, क्या उसका इलाज है, क्या क्या उनके साइन एंड सिम्टम है, कैसे पहचान होगा और क्या उनका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना, आज उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लें कि हमारा एनल फीसर होता क्या है। तो एनल कैनाल हमारे अपर जीआई लोअर जीआई दो प्रकार के जीआईटी ट्रैक होते हैं। जो हमारा 9 फीट का होता है उसके सबसे लोएस्ट पार्ट यानी कि हमारा लोअर जीआईटी का सबसे लास्ट वाला पार्ट को बोलते हैं एनल कैनाल। उसमें हमारा दरार पड़ जाता है, तो दरार पड़ना क्या कहलाता है, फीसर कहलाता है। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा एरिया पेरिनियल एरिया कहलाता है। और इस एरिया में हमारा एनल ओपनिंग होता है, और इस ओपनिंग में अगर दरार पड़ जाता है तो इस दरार को बोलते हैं एनल फीसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा एनल फीसर होता क्या है। तो एनल फीसर क्या होता है, एन एनल फीसर इज ए स्मॉल टीयर आर कट इनटू द लाइनिंग ऑफ द एनस। जो हमारा एनल द्वार होता है उसमें थोड़ा सा कट, जो एक एनल द्वार है इसमें अगर कट फिट हो रहा है यानी कि चमड़ी फट रही है, चमड़ी का फटना क्या कहलाएगा, एनल फीसर कहलाएगा। ठीक है, इट कैन कॉज पेन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर बावल मोमेंट। जब आंत चलती रहती है, हमारी 24 घंटा आंत चलती रहती है ना। आंत धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा चलती रहती है। आंत चलने में क्या होता है, जब फोर्स पड़ता है तो फोर्स पड़ने की वजह से क्या होता है, एनल टीयर हो जाते हैं। यानी कि जब हम हार्ड स्टूल पास आउट करते हैं तो भी हमारा उस एनल द्वार पे फोर्स पड़ता है, और जब उस द्वार पे फोर्स पड़ता है तो वहां पे क्या पड़ती है, दरारें पड़ जाती हैं। दरार पड़ना ही फीसर कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, पेरिनियल एरिया कहलाता है। और इस एरिया में अगर टीयर हो गया, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे ऐसे मार्क बन जा रहे हैं पेरिनियल एरिया में या हमारा एनल कैनाल में, तो उस दरार को ही बोलेंगे फीसर। ठीक है ना, जो एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। एक्यूट मीन्स क्या हो गया, अगर आज फटा, ठीक है, आज थोड़ा सा ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक हो गया तो हमारा एक्यूट हो जाता है। लेकिन यही हमारा फटते 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 एक चमड़ी लटक के बाहर आ जाती है, तो चमड़ी लटक के बाहर आ गई तो क्या कहलाएगा, हमारा क्रोनिक एनल फीसर कहलाएगा। जो यहाँ पे दिख रहा है ना, चमड़ी बाहर आ गई है, 4 चमड़ी दिख रही है यहाँ पे, ये चारों बाहर आ गई हैं, तो ये बाहर आई है तो ये क्या है, क्रोनिक है। लेकिन यहाँ पे दरार पड़ा है, क्या हमारा एक्यूट है। तो एक्यूट में दरार पड़ते हैं और क्रोनिक में क्या होता है, टैग बन जाता है। वही दरार धीरे लटकते 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 एक टैग बन जाता है। ठीक है ना, ये प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, यूट्रस साइज बढ़ते ही क्या होता है, बॉवल मतलब कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो जो हमारा टट्टी होता है वो और भी टाइट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जब आंत चल रही है तो वहां पे हमारा यूट्रस का साइज बढ़ गया है। बढ़ने की वजह से क्या होगा, आंत पे प्रेशर पाएगा, प्रेशर के वजह से क्या होगा, हमारा टट्टी जो होगा हार्ड हो जाएगा। जब वो हार्ड स्टूल पास आउट होगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो एनल कैनाल में जो रास्ता है वो फट जाएगा। है ना, प्रेगनेंसी में भी कॉमनली होता है और छोटे बच्चों में भी कॉमन होता है। क्यों, छोटे बच्चे में कॉमन इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, उनको ज्यादा ध्यान नहीं रहता टट्टी करने का। तो उनमें क्या होता है, कभी कभी टट्टी मतलब बहुत टाइट हो जाता है। तो उस टाइम जब वो बच्चे स्टूल पास आउट करते हैं तो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो ब्लीडिंग आता कहाँ से है, तो टीयर हो जाता है। तो टीयर होगा तो वहीं से ब्लीडिंग होगा। तो टीयर होना ही क्या कहलाता है, फीसर कहलाता है। तो छोटे बच्चों और प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। अदर भी होता है, एडल्ट में भी होता है, जब वो कॉन्स्टिपेशन उनके अंदर क्रोनिक बना रहता है, यानी कि आज भी उनको टट्टी साफ नहीं हुआ, कल भी टट्टी साफ नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, तो छोड़ते जा रहे हैं। हो रहा है लेकिन एक टाइम पे नहीं हो रहा है। और उनका जो स्टूल पास आउट करने का जो टाइमिंग है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। आज किए, कल नहीं किए, परसों किए, फिर नहीं किए। तो इनमें क्या होता है, टट्टी स्टोर होती रहती है। स्टोर होते होते क्या होता है, हार्ड बन जाता है। और जब हार्ड बन जाएगा तो बाहर निकलना ही है, जैसे निकलेगा वो एनल टीयर कर देगा। तो टीयर होना ही हमारा क्या कहलाता है, फीसर कहलाता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा एनल की एनाटॉमी क्या होती है। तो एनल हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एनल हमारा रेक्टम के पास होता है। यानी कि रेक्टम जो हमारा होता है 8 सेंटीमीटर का होता है, और जो एनल होता है हमारा 4 सेंटीमीटर का होता है। तो एनल रेक्टम के लास्ट वाले पार्ट को, यानी कि जो छोटा सा एरिया होता है लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, उसी एरिया में क्या होता है, टीयर हो जाता है।
ठीक है, पढ़ते हैं एनल कैनाल क्या क्या होता है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी कि टर्मिनल मतलब लास्ट वाला पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है, जो जिसको बोलते हैं हम एनल कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरनल इंटरनल एनल स्फिंक्टर। हमारे एनल कैनाल में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, दूसरा हमारा होता है इंटरनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ये दो स्फिंक्टर मांसपेशियों के बने होते हैं। ये दोनों का काम एक ही होता है, स्टूल को कंट्रोलिंग पावर देना। यानी कि अगर टट्टी लगी है तो हम रोक रहे हैं, तो किसके वजह से रोक रहे हैं, तो इस स्फिंक्टर की वजह से रोक रहे हैं, है ना। तो इस स्फिंक्टर में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम चाहेंगे तो ही हमारा स्टूल पास आउट होगा, कब, जब हम हेल्दी रहेंगे तब। अगर हम अनहेल्दी हैं, हमारा स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा है, मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है, या हमारा अलग कोई डिसीज है, तो हमारा कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगा। जैसे मान लो पैरालिसिस का पेशेंट है, उनमें स्फिंक्टर काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि स्फिंक्टर काम करने के लिए नर्व सप्लाई एक्टिव होना चाहिए। तो मान लो जो पेशेंट पैरालिसिस है, यानी कि नर्व सप्लाई बंद हो गई, तो उनका जो मोशन है ऑटोमेटिक होता रहेगा, है ना। तो उनमें कोई फ्रीसर फिस्टुला होने का कोई चांस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो मोशन है आराम से पास आउट होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो स्फिंक्टर है वो काम करना बंद कर दिया। स्फिंक्टर की वजह से ये क्या होता है, हमारा टीयर होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दिए गए हैं, ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है। ये दोनों मांसपेशियों के बने होते हैं, ये इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, और इस बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसके बाद हमारा होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और बाद में हमारा होता है स्किन, जो दोनों साइड होता है, यानी कि बायलेटरल होता है। तो इसमें हमारा एक टीयर जो दिख रहा है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, एनल फीचर कहलाता है। एक टीयर होने के कॉज ये दोनों स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, अगर स्फिंक्टर में जो स्फिंक्टर दिख रहा है, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो हमारा एनल टीयर, अगर इस स्फिंक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा तो हमारा एनल टीयर कभी नहीं होगा। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, तो टीयर होने के चांस ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, ये जो चमड़ी होती है बहुत ही मुलायम होती है। मुलायम होने की वजह से ही आसानी से स्टूल पास हो जाता है। अगर खुदरापन होता तो यहाँ पे टट्टी हमेशा रुका रहता है ना। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये हमारा वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर, ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिल रहा होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब क्या होता है, इन मतलब यानी कि वो इच्छा आपका नहीं सुनेंगे, ऐसे मसल्स जो अपने अनुसार काम करेंगे, है ना। आपका कोई कंट्रोलिंग पावर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो बॉडी अपने खुद से बैलेंस कर लेगी, है ना। तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। अवॉलेंट्री जो आपकी इच्छा अनुसार चलती है, जैसे हम चाहते हैं बाइसेप को मोड़ना तो मुड़ेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं मुड़ेगी, लेकिन हार्ट को कहा रुक जाएगी, नहीं। तो हार्ट में हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और अदर बॉडी पार्ट में वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो वैसे हमारे जो स्फिंक्टर है यहाँ पे, जो हमारा स्फिंक्टर है, जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है, ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो हमारा सीधे नर्व से कनेक्ट होता है। नर्व एक्टिव होगा तो ये चलेगा, अगर नहीं एक्टिव हुआ तो नहीं चलेगा। लेकिन वॉलेंट्री मसल्स एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, जो हमारे इच्छा से चलते हैं, जब हम चाहेंगे रोक लेंगे, जब हम चाहेंगे छोड़ लेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा है इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज लाइक क्रोनिक, ये हमारा कॉज हो गया। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया। फिर हमारा है फीसर यूजुअली ऑकर एट द पोस्टीरियर मिडिल ऑफ द एनस, यानी कि जो हमारा फीसर होने का चांस बीच में होता है ना, पोस्टीरियरली और मिडल में होने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डायग्राम है, हमारा रेक्टम है, हमारा एनल कैनाल है यानी कि रास्ता है, और ये हमारा एनस एरिया है यानी कि एनल का ओपनिंग है, यही टीयर होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये जब मड़ी फट के लटक गई तो उसको बोलते हैं टैग, यानी कि एनल टैग बोलते हैं। इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। नेक्स्ट जानते हैं कॉज, ये बीमारी कब कब किसको हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा है पासिंग हार्ड आर लार्ज स्टूल, यानी कि जब स्टूल लेडी बन जाता है ना, छोटे बच्चों में क्या होता है, टट्टी लेडी लेडी बन के निकलता है ना, जैसे बकरी में निकलता है वैसे छोटे बच्चों में निकलता है। तो अगर हार्ड निकलेगा तो टीयर होने का चांस होगा। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब ही होता है स्टूल का हार्ड होना, है ना। स्टूल का हार्ड होना ही कॉन्स्टिपेशन कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा क्रोनिक डायरिया। डायरिया मीन्स होता है पेट झर्री, नाम सुने हो, पेट झर रहा है, उसी को बोलते हैं डायरिया। तो अगर क्रोनिक मतलब ज्यादा दिन से पेट झर रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, क्योंकि पेट झर्री में क्या होता है, एक फोर्स लगाते हैं और स्टूल पास आउट हो जाता है। तो फोर्स लगाते हैं ना, तो उस फोर्स से टीयर होने के चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा चाइल्ड बर्थ ट्रामा, छोटा बच्चा है पैदा हो रहा है, वहां पे भी ट्रामा होने के चांस हो सकते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एनल इंटरकोर्स। एनल इंटरकोर्स मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट एनल में अगर होगा तो वहां पे भी टीयर होने के चांस होंगे। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, अगर आंत में इन्फेक्शन है तो वहां पे भी आपका इन्फेक्शन होने के चांस या टीयर होने के चांस होगा। नेक्स्ट हमारा सिम्टम क्या होगा, अगर हमको बीमारी हो गई है तो कैसे हम जानेंगे, तो सबसे पहला हमारा है शार्प पेन ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट, बहुत तीखी पेन होगा, कब, जब हम स्टूल पास आउट करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्राइट रेड बाउल एंड स्टूल और टॉयलेट पेपर। ब्राइट मतलब चमकीला लाल, यानी कि जब स्टूल पास आउट करेंगे तो वहां पे लालिमा रहेगी। लाइट रेड मतलब चमकीला, यानी कि खून वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, तो हम जान जाएं कि हमारा क्या हुआ है, फीसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है ईचिंग आर इरिटेशन अराउंड द एनस, वहां पे क्या होगा, खुजली होगा, इरिटेशन होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा है विजुअल क्रैक आर टीयर नियर द एनस, वहां पे आपको धीरे धीरे फटना, दरारें दिखना शुरू हो जाएंगी। इसका डायग्नोसिस क्या होगा, कैसे हम चेक करवाएंगे, जैसे मान लो जो हम घर में हमारा ब्लीडिंग आ गई तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वहां क्या करेंगे, चेक करेंगे सही में जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एनल रीजन। फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, है ना, एनल एरिया में देखेंगे क्या हुआ है, एक्चुअल में फटा है कि नहीं फटा है। नेक्स्ट हमारा एनोस्कोपी करेंगे, अगर नहीं दिख रहा है आंखों से तो क्या करेंगे, मशीन से डाल के एनोस्कोप करेंगे, यानी कि एनल को फैलाएंगे और वहां देखेंगे कि हमारा जो चमड़ी है एक्चुअल में फटा है कि नहीं फटा है। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू, मतलब चेक करेंगे कौन कौन सी दवा चलती है, कोई ऐसी दवा नहीं चलती है जिससे स्टूल हार्ड होता है। नेक्स्ट हमारा पीआर, पीआर का फुल फॉर्म होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया गया है पर रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि हम पेशेंट को लेफ्ट लेटर लेटाएंगे और लेटाने के बाद क्या करेंगे, पेरिनियल एरिया को एक्सपोज करेंगे और वहां पे देखेंगे, जेली लगा के इंसर्ट करेंगे उंगली, यहाँ पे दिखाया गया आपको, उंगली इंसर्ट करेंगे और फील करेंगे कहीं फटा उटा नहीं है ना, ठीक है। अगर फटा रहेगा तो फील होगा या दिखाई देगा, अगर नहीं फटा रहेगा तो हमको फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेटाते हैं और वहां पे पीआर करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, उंगली डाल के पीआर करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि वहां पे हमारा कोई टीयर है कि नहीं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर मालूम चल गया हमको कि हाँ इसको एनल फिशर है, तो क्या क्या इसका उपाय हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इंक्रीज फाइबर फूड। इंक्रीज फाइबर फूड मीन्स इसको खाने में बढ़ा देना, यानी केला, सेव, संतरा, गाजर, मूली, ये सब, खीरा, ये सब क्या करना, बढ़ा देना है खाने में, ताकि फाइबर फूड रहेगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन बनने के चांस कम होंगे। दूसरा हमारा सीड्स बाथ, यानी कि सीड्स बाथ मतलब क्या होता है, एक टब में पानी भरेंगे और उसमें 10 से 15 मिनट बैठेंगे, जैसे यहाँ पे फीमेल बैठी हुई है ना, इसको बोलते हैं सीड्स बाथ। ये हमारा एक प्रोसीजर है, 2 टाइम करना होता है या 3 टाइम, जितना ज्यादा करेंगे उतना रिकवर हो जाएगा। रिकवर होने का इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, तो ये जान लेते हैं कैसे ठीक होता है, पानी से कैसे ठीक हो जाता है ना। तो सबसे पहले जान लें, कोई भी चीज हीट पानी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आती है, सिकुड़न आता है ना, एक पॉलिथीन को ले जाओ लैंप के पास सिकुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फैला हुआ है, टीयर हुआ यानी कि फटा हुआ है। जैसे हम गुनगुने पानी यानी गर्म पानी लेते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी लेते हैं, गर्म पानी के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, बॉडी का पार्ट सिकुड़ेगा, यानी कि जो चमड़ी फटी हुई क्या होगी, कॉन्टेक्ट होगी, सिकुड़ेगी ना, जो फटा है वो आपस में चिपकने की कोशिश करेगा, अगर बार बार यही काम कर रहा है तो चिपक जाएगा, एक समय ऐसा आएगा आपका जो टीयर हो गया वो क्या हो गया, हील हो जाएगा आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अप्लाई लिग्नोकेन जेली, यानी कि शून्य करने की दवा लगाएंगे। अगर हमको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, टट्टी करने के पहले और टट्टी करने के बाद एक लिग्नोकेन होता है, ये हमारा लोकल एनेस्थीसिया का एजेंट होता है, यानी कि शून्य करने की दवा होती है। इस दवा को करते हैं, उंगली में लगाते हैं और पूरे एनल में आराम से मालिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा दर्द खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है बोटॉक्स इंजेक्शन, अगर हमारा और भी ठीक नहीं होता है तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं,
जिससे हमारा इसका जो स्पिंटर है, जिससे हमारा ये स्पिंटर है ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जो मसल्स का खिंचाव रहेगा यानी कि जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, बढ़ने से क्या होगा, आसानी से स्टूल पास आउट होगा और फटना बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर्जरी। अब कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं, फिस्टोटॉमी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया, यहाँ पे ऐसे सर्जरी होती है ना, और यहाँ पे आपको 3D में दिखाया गया कैसे क्या कट रहा है आखिर में। तो हमारा जो एक्सटर्नल स्पिंटर है, हमारा वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, ये तो हम रोक रहे हैं तो रुक रहा है, लेकिन अंदर वाला क्या होता है, इनवॉलेंटरी होता है। इसीलिए अंदर वाले स्पिंटर को क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं, ताकि हम जब चाहें तभी ये रुके, है ना। अंदर से खिंचाव जो है वो कम हो जाए, टेंशन कम बन जाए। जब टेंशन कम होगा तो दर्द बनना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मतलब फीसर ना हो उसके बचाव के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, मेंटेन हाई फाइबर फूड, यानी कि ज्यादा फाइबर फूड खाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पिएंगे। अवॉइड स्ट्रेसिंग स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बाउल मोमेंट, यानी कि ज्यादा तनाव है, ज्यादा प्रेशर हम नहीं देंगे, यानी कि जब स्टूल पास आउट कर रहे हैं तो वहां पे हम ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। तीसरा हमारा एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, यानी कि हेल्थ पे फोकस करेंगे, एक्सरसाइज डेली करेंगे, रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, है ना। अब जान लेते हैं, अगर आपको फीसर हो गया है, आप में किसी को फीसर हुआ है तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल जो है वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।